बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है कि जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये रिसीट रेवेन्यू रिसीट है और कोई दूसरी रिसीट कैपिटल रिसीट है। अच्छा, इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, कोई एफबीआर का सर्कुलर नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ केसेस गए अपीलेट फोरम्स के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। तो वहाँ उन्हें कुछ जजमेंट्स दिए हैं जिसकी समरी है कि उन्होंने कहा, अभी देखिए कि जनाब जो आपकी रिसीट्स हैं वो है किस तरीके से, विद एक्टिविटी है या विदाउट एक्टिविटी है। अच्छा, विद एक्टिविटी का मतलब ये हुआ बेसिकली कि आप कोई चीज़ परचेज करें और सेल करें या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके। और विदाउट एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने किया कुछ नहीं है, ना कोई चीज़ बेची है, ना आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है। जैसा कि अगर आप अपने पेरेंट्स से अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसमें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, आप बर्थडे पार्टी अरेंज करें और उसमें आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो कुछ गिफ्ट दें, तो उसमें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब ये ज़रा आप विद एक्टिविटी अगर है तो उसमें रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है और कैपिटल रिसीट भी हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़रा कॉपी तो कर लें, फिर देखते हैं। अच्छा ना, अगर आपको कॉपी करने में टाइम लग रहा हो तो आप इसको पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। चलें हम आगे चलते हैं, अज्यूमिंग कि आप लोग कॉपी कर चुके हैं। देखिए, बात ये है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं और रीसेल करते हैं तो डिपेंड करता है कि परचेज करते वक्त इंटेंशन क्या था। ठीक है, रीसेल करना था या आपकी पर्सनल कंजम्पशन वाली बात थी। तो बात यह है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो क्या उस वक्त इंटेंशन कहीं लिखा होता है। अच्छा, एक तो देखिए केस क्या है कि अगर आपका कोई शोरूम है, कोई गोडाउन है, कोई फैक्ट्री है, कोई शॉप है, तब तो डेफिनेटली जो आपने वहाँ जो चीज़ परचेज़ की है उसका पर्पज़ ही रीसेल करना है। लेकिन अगर आप घर में बैठ कर के कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, रीसेल करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप घर में बैठ कर के बिज़नेस कर रहे हो? बिल्कुल हो सकता है। बिज़नेस करने के लिए कोई गोडाउन, कोई शोरूम होना लाजमी नहीं है। ओके। तो अब ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि जो आप घर बैठ करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है या आपकी पर्सनल एक्टिविटी है। ओके। तो उसके लिए कोर्ट्स ने थोड़ा सा ये क्राइटेरिया दिया है जो कि जजमेंटल है। ठीक है, सब्जेक्टिव मैटर है ये, कि आप ये देखिए कि जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है ना, देखिए फ़र्ज़ करें अगर आपने अपने घर के इस्तेमाल के लिए कोई सोफ़ा सेट परचेज़ कर लिया और आपने बेच दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो वो आपके लिए क्या होगा? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आपकी कैपिटल शीट है। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे 500 सोफ़ा सेट्स परचेज करें किसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से और आगे किसी को सप्लाई कर दें, ठीक है, ओके, तो ये आपकी वन टाइम ट्रांजैक्शन है। लेकिन क्वांटिटी से पता चल रहा है कि इसका इंटेंशन रीसेल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए अगर वन टाइम भी एक्टिविटी है, लेकिन अगर वो बिजनेस एक्टिविटी है तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा, वो आपकी रेवेन्यू शीट कहलाएगी। इसी के से एक और क्राइटेरिया दिया गया कि अगर क्वांटिटी कम है तो आप देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। और दूसरा क्राइटेरिया था क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट करें, अगर आप एक सोफ़ा सेट परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी कैपिटल शीट है। लेकिन अगर ये काम आप हर रोज़ या हर दूसरे दिन कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? डेफिनेटली आपके लिए रेवेन्यू शीट हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब मैं ज़रा इसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि एक तो होता है गाड़ियों का शोरूम, वो तो डेफिनेटली उनकी बिजनेस एक्टिविटी है। अच्छा, एक ये होता है कि किसी ने गाड़ी परचेज़ की, पसंद नहीं आई, उसको बेच दी, दूसरी गाड़ी परचेज़ कर ली। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका कोई शोरूम नहीं है, उनका कोई गैरेज नहीं है, लेकिन वो ये करते हैं कि मार्केट से
सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज की, उसकी डेंट इम्पेंडिंग करवाई और उसको बेच दिया। तो अगर ये हर हफ्ते या 10 दिन के बाद ये काम कर रहे हैं और साल में तकरीबन 40-45 गाड़ियाँ उन्होंने इस तरीके से ट्रांजैक्शन की है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से यकीनन ये उसकी बिजनेस एक्टिविटी हुई। ओके, अब इस तरह के जो लोग होते हैं, क्या वो टैक्स पे कर रहे होते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो वो एक अलग डिस्कशन है। देखिए, लॉ ये कहता है कि एक एक्टिविटी टैक्सेबल है, लेकिन दूसरी एक्टिविटी जो है, लेकिन लोग टैक्स पे नहीं कर रहे होते हैं, तो वो उनका मसला है। ठीक है ना, हमें तो लॉ पढ़ना और समझना है। तो लॉ पढ़ने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये अजूम करें कि हर पाकिस्तानी बहुत ही ईमानदार है और टैक्स पे करना चाहता है। ओके, तब तो आप टैक्स को समझ सकेंगे। अच्छा ना, अब उसके बाद अगर ये आपकी, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो फिर ये कैप प्रोसीड होगी। अब देखिए, इसमें जो एक्सेप्ट फ्यू केसेस हैं वो सुन लीजिएगा। जैसे कि हमने आपसे कहा कि जो अगर आप अपने लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, और आप बेच दें, तो अगर क्वांटिटी भी कम है और ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए कैप रिसीट है। अच्छा, एक्सेप्शन में ये डाला उन्होंने कि जैसे फ़र्ज़ करें आपके अब्बू ने कोई फ्लैट परचेज़ किया, कोई बैंगलो परचेज़ किया, और अगर कुछ मसला हुआ या कुछ और चीज़ परचेज़ करनी हुई, तो वो फ्लैट पर सेल कर दिया और दूसरा कोई फ्लैट परचेज़ कर लिया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ओपन प्लॉट को और बिल्डिंग्स को उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी था, तो एक पर्टिकुलर पीरियड है, इस पीरियड के अंदर अंदर आपने सेल किया, तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। अब चैप्टर नंबर 8 में इसकी मज़ीद हमारे पास एग्जांपल आएगी कि इसकी कैसे टैक्सेबल होगा और वो टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, ओके। अच्छा ना, अब ये जो स्लाइड आपके सामने है जो आप कॉपी कर चुके हैं, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आप के रेफरेंस से। देखिए वो क्या है। अगर हम क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी की एक और एग्जांपल दें, तो देखिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है मार्च में, अच्छा आई कैप का रिज़ल्ट आमतौर पर आता है 15 मई तक। तो फर्स्ट करें, आपने मार्च का एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट आना है 15 मई। तो फर्स्ट करें, अगर आपकी शादी तय हो जाती है 20 मई को, तो 20 मई को आपकी शादी तय हो गई, 15 मई को रिज़ल्ट आना था, आपने 10 मई को 2 अदद 3 पीस सूट आपने सिलवा लिए, फिर 15 मई को रिजल्ट आया और वो सूट आपको रीसेल करना पड़े। ओके, रिजल्ट की वजह से। तो अब मुझे बताइएगा, ये जो आपने 3 पीस सूट परचेज किए थे और रीसेल किए, ये आपके लिए कैपिटल शीट है या रेवेन्यू शीट है? ओके, तो ये होनी चाहिए कैपिटल शीट, इसलिए कि इसकी क्वांटिटी भी कम है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। हाँ, लेकिन अगर आप हर 6 महीने के बाद ये काम कर रहे हैं, तो कमिश्नर ये कह सकता है कि आपका धंधा है। ठीक है, ओके ना। अच्छा, उसके बाद आप एक काम करें, ये ज़रा कॉपी करें, फिर हम इसकी एग्जांपल आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। देखना, अब है विदाउट एक्टिविटी। तो बात ये कि आपने किया कुछ नहीं है, जो कि इनफैक्ट आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि आपने किया कुछ नहीं लेकिन आपको पैसे मिल गए। अच्छा, पैसे आपको मिल कैसे रहे? अगर ये मिल रहे हैं प्योर वॉलंटरी बेसिस पर, तब तो ये आपके लिए होगा कैपिटल रिसीट। अच्छा, वॉलंटरी बेस और लीगल राइट का फ़र्क क्या है कि अगर आपको ये पैसा नहीं मिलता है और आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अगर आपको पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते, इससे हम कहते हैं वॉलंटरी बेसिस। अच्छा, अब यही वजह है कि अगर किसी ने स्टेट बैंक का प्राइस बॉन्ड परचेस कर लिया और ड्रॉ में उसका नंबर निकल आया, तो स्टेट बैंक के ऊपर क्या आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया? यस। यानी अगर ड्रॉ में नंबर निकलने के बावजूद स्टेट बैंक आपको पेमेंट ना करे, तो आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट। और यही वजह है कि ना सिर्फ ये टैक्सेबल है, बल्कि इसके ऊपर एक फिक्स्ड टैक्स रेट है, और जो स्टेट बैंक है
वो टैक्स काटने के बाद नेट पेमेंट करता है, और जो टैक्स की फिगर है वो एफबीआर के अकाउंट में जमा हो जाती है। अच्छा, इसी के से एक और एग्जांपल सुनिएगा। देखिए, लीगल राइट। अच्छा, आप इसमें जैसे अ, आपने बर्थडे पार्टी अरेंज की। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। तो जनरली स्पीकिंग बर्थडे पार्टी के गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हमारा एक सेक्शन नंबर है 39 और वो चैप्टर नंबर 9 है। ओके, उसमें उन्होंने क्या किया कि अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं और ऐसे गिफ्ट कि जो आप इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में शो करना पड़े या अकाउंट्स में शो करना पड़े, यानी कि हर वो गिफ्ट जिसकी आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कोई आपको गिफ्ट में कार दे दे, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कोई और चीज़ दे, ऐसी दे दे, कोई फ्लैट दे दे, प्लॉट दे दे। ओके, तो गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो आप सिर्फ गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं किससे? अपने क्लोज रिलेटिव से, जिसकी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्लोज रिलेटिव्स के अलावा किसी और से गिफ्ट रिसीव करें तो वो आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी, उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो लीगली स्पीकिंग आप अपने फ्रेंड से, अच्छा, कोई ऐसा गिफ्ट रिसीव कर लें जिसका कोई जिक्र ना हो, छोटा मोटा है, ठीक है, बर्थडे पार्टी हुई, उसने आके आपको 10 रुपये दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी अमाउंट देता है जो आपको अकाउंट्स में शो करनी पड़े या कहीं और रिकॉर्ड करनी पड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने किसी फ्रेंड से गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। ओके, वो आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी अगर आप रिसीव करते हैं तो। और किसी ख़ास दोस्त से तो आप बिल्कुल भी गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते, उस पर तो लगेगा डबल टैक्स, ना सिर्फ डबल टैक्स बल्कि पेनल्टी भी लगेगी और हो सकता है मार भी पड़ जाए। ठीक, ओके। अच्छा ना, तो अब ऐसे में मैं आपको इस जो आपके सामने है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए, ओके, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आजकल कुछ गिफ्ट स्कीम निकाला करती हैं। ओके, जैसे एक ज़माने में, आज से कुछ साल पुरानी बात है, PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसने क्या किया, गिफ्ट स्कीम निकाली कि अगर आप वहाँ से कुछ पेट्रोल भरवाते हैं तो वो आपको दे देंगे कूपन। ओके, वो जो कूपन है वो आप जब स्क्रैच करेंगे तो आपको पता है आपकी किस्मत क्या है, ट्राई अगेन। ओके, ज़्यादातर वही निकलने वाला है। अच्छा, अब ऐसे में ट्राई अगेन का भी कंसेप्ट है, इसलिए कि PSO का हेड ऑफिस और आई कैप का हेड ऑफिस दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, ओके, तो सोबत कसर तो होता है। अच्छा, तो अब ऐसे में अगर आपने स्क्रैच किया और 10 लाख रुपए निकल आते हैं तो क्या उस 10 लाख पर आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया? यस, इसलिए क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि हमने तो वैसे ही अनाउंस कर दिया था, हमारा मकसद कोई गिफ्ट देना नहीं था। ठीक है, ओके, आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब वो अच्छा, उस पर भी प्राइस बॉन्ड की तरह एक फिक्स टैक्स का रेट है और वो आपको टैक्स काटने के बाद ही नेट पेमेंट करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर अब एक और मैं आपको एग्जाम बताना चाहूँगा। देखिए, जो लोग बैंक्स में जॉब करते हैं, अब बैंक में जॉब करनी है नहीं करनी वो एक अलग इशू है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जो लोग बैंक्स में जॉब करते हैं, तो बैंक्स में एक स्कीम ये होती है कि अगर बैंक में जॉब करते करते बैंकिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन अगर वो कोई पास कर ले तो सैलरी का इंक्रीमेंट भी होगा और बैंक की तरफ से कैश रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, सैलरी तो हर टैक्सेबल है ही, लेकिन जो कैश रिवॉर्ड मिला है क्या उस पर आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया या वो प्योर वॉलंटरी बेसिस है? डेफिनेटली अगर बैंक है, एक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की तरफ से कोई अनाउंस स्कीम हो तो वो स्कीम के अगर आप कोई टारगेट्स अचीव कर लें तो फिर वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। ठीक है ना, क्या रेवेन्यू शीट होती है वो। अच्छा, अब ऐसे में सुने, उसी बैंकिंग डिप्लोमा एग्ज़ाम पास करने पर अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से, क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से गिफ्ट मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नो, इसलिए कि वो किस बेसिस पर है? वॉलंटरी बेसिस पर है। हालांकि काम तो आपने एक ही किया है, लेकिन एक पोर्शन आपको मिल रहा है थ्रू लीगल राइट, दूसरा पोर्शन आपको मिल रहा है वॉलंटरी बेसिस पर। ठीक है, ओके। अच्छा ना, तो ये हमने आपके साथ चीज़ें शेयर कर ली। अच्छा, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर 1 में क्या लिखा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी लीगल राइट अदर देन शरिया राइट्स। अच्छा, शरिया राइट्स को चूंकि रेवेन्यू रिसीट से एक्सक्लूड कर दिया गया, इट मीन वो किस में आ गया? कैपिटल शीट में आ गया।
अच्छा, शरिया राइट्स तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ओके, इस पर हम जा रहे हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों की बात करेंगे टैक्सेशन के कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, एक तो आप ये ज़रा कॉपी कर लें, कैश और एसेट्स रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस और कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है। तो बात यह है कि ये जो विरासत, जायदाद में हिस्सा, ठीक है, इनहेरिटेंस, ये जब कोई चीज़ एसेट्स मिलते हैं या कैश मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, अगर अपने बच्चों को, अच्छा अपनी ज़िंदगी में भी वो इनहेरिटेंस के थ्रू एसेट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मिस्टर ए के डेथ के बाद भी एसेट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अगर मिस्टर ए ने इनहेरिटेंस के थ्रू मिस्टर बी के नाम पर कोई बैंगलो है, कोई कार है, कुछ कैश है, वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो क्या होगा? कैपिटल रिसीट। हाँ, ये ज़रूर है कि मिस्टर बी को अगर कोई बैंगलो मिल जाए और वो उस घर को आगे रेंट पर दे दें, तो फिर तो वो रेंटल इनकम उनकी अपनी होगी, उस पर तो वो टैक्स पे करेंगे। लेकिन बैंगलो की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक तो आपका सो गया इनहेरिटेंस। अच्छा, दूसरा केस है जो अब यहाँ लिखा नहीं है, दूसरा और तीसरा केस, वो वर्बली सुन लें, फिर आप उसे अपने तौर पर कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा ना, एक तो हो गया इनहेरिटेंस। दूसरा केस है लेडीज़ के केस में हक महर, वो कैपिटल शीट है, वो टैक्सेबल नहीं होता। ओके। अच्छा, तीसरा जो है वो जेंट्स के केस में जहेज़। तो ये एक अलग डिस्कशन है कि जहेज़ इस्लामी शरीयत से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं है। अच्छा, कुछ लोग आर्गूमेंट्स करते हैं फेवर में कि यस, ये इस्लामी कंसेप्ट है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा को भी जहेज़ दिया था। लेकिन वो तो आप देखें वो क्या दिया था, जो चीज़ें उन्होंने दी थी, ठीक है, वो आप भी देने कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में और इंडिया में एक लिस्ट बनती है, ठीक है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। अच्छा ना, अब ये टैक्सेबल है नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले तरह हम डिस्कस कर लें जहेज़ के बारे में। अच्छा, जहेज़ मांगना, ठीक है, इसके बारे में जितनी भी उलमा हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, उन सब का यही कंसेंसस है कि ये जहेज़ मांगने वालों पर अल्लाह की लानत बरसती है। ओके। इसलिए कि ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि अगर कोई गरीब है, उसकी बेटी है, जिसके बारे में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमने ऐसे सिस्टम बनाया कि वो उसके लिए जहमत बन चुकी। ओके। अच्छा जनाब, इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो ये कि देखिए, आप किसी आलिम से पता कर लीजिएगा कि जहेज़ की जो लिस्ट बना के दिया करते हैं, उन पर अल्लाह की लानत बरसती है। अब आप खुद ज़रा सोचें, गौर करें कि अगर कोई शख्स सफ़र पर निकलता है, ठीक है, तो क्या दुआ मांगता है वो कि अल्लाह हिफाजत फरमा, ठीक है ना, मुसीबतों से बचा, खैरियत से वापसी हो जाए। ओके। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते वक्त हम अल्लाह की आफात को दावत देते हैं, ठीक है ना, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारे ऊपर, ठीक है ना, अजाब बरसा, ओके, लानत बरसा। तो बहर हमें इससे रुकना चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरी तरफ अब ज़रा हम ये बात करते हैं कि अगर किसी ने जहेज़ रिसीव कर लिया तो क्या होगा, वो कैपिटल शीट होगी या फिर रेंट शीट होगी। अच्छा, इस्लामी शरीयत से उसका कोई ताल्लुक तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लीगल सिस्टम की बात करें तो उसके मुताबिक भी आपका कोई लीगल राइट इस्टेब्लिश नहीं होता है। बहरहाल वो लीगली स्पीकिंग अगर बात करें तो है वो वॉलंटरी बेसिस पर, ठीक है। ओके। तो अब ऐसे में वो किस में आएगा, वो आएगा कैपिटल शीट में। चलें, आखिर में एक और एग्जांपल हम आपका शेयर करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है और अगर वो वॉलंटरी, अच्छा एक बात इसमें ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपने बेची है, तब भी तो आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश होता है ना कि उसका पैसा आप रिसीव करें, लेकिन वो आएगा विद एक्टिविटी में, वो विदाउट एक्टिविटी में नहीं आएगा। ओके। लेकिन अगर हम विदाउट एक्टिविटी की बात करें कि आपने किया कुछ भी नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है, तो इसकी एक और एग्जाम्पल आप सुनिएगा। वो एग्जाम्पल ये है कि आपने कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, कैफ 1 2 3 मिसाल के तौर पर, उसका रिजल्ट भी आने वाला होगा। तो हो सकता है कि आपके अब्बू ने
ये प्रॉमिस किया आपसे कि अगर कैफ 1 2 3 पास हो गया तो वो आपको गिफ्ट में देंगे 50 लाख रुपए। ऐसा कोई प्रॉमिस आपसे किया गया है? नो। चलें अमाउंट थोड़ी कम कर लेते हैं, 5,000 रुपये देंगे। ओके, अब मुझे बताइएगा, ये जो आपको पैसा मिलेगा एग्ज़ाम पास होने पर, ये किस में आएगा? रेवेन्यू शीट में आएगा या फिर कैपिटल शीट में आएगा? अच्छा ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू शीट है। अच्छा, उनके जहन में शायद ये है कि मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वर्बल एग्रीमेंट इज एज गुड एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। तो बारीक साहब, वो मर्केंटाइल लॉ आपका एग्जाम इंशाल्लाह पास हो जाएगा, आप भूल जाएं और उसको छोड़ दें। ओके, असल चीज़ है कि जहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात हो, वहाँ जो प्रोमिस होते हैं वो लीगल राइट को इस्टेब्लिश नहीं करते। तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कैपिटल रिसीट। हाँ, असल आंसर ये है कि आपके और आपके अब्बू के ताल्लुकात कैसे। ठीक है, अगर उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसका पैसा आपको नहीं दिया तो क्या आप कह सकते हैं अब अब्बू ज़रा कोर्ट में मुलाकात होगी? ठीक है ना, डिपेंड करता है। खैर चलें, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ डेफिनेशंस शेयर करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।